नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में एक बार फिर से। और पुलिस का पेपर जैसे जैसे आपका पास आ रहा है वैसे ही आपके दिल की धड़कन बढ़ी हुई होगी। और इस दिल के धड़कन को कंट्रोल करने के लिए आपको दिलाना होगा छत्तीसगढ़ पुलिस का टेस्ट सीरीज। बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित ये छत्तीसगढ़ पुलिस का टेस्ट सीरीज जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। टॉपिक वाइज मॉडल टेस्ट, 2000 से अधिक व्याख्या सहित प्रश्नों का संकलन, व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर, और बिल्कुल आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा दोस्तों तो बिल्कुल आप सभी को याद रखना है, पेपर की प्रैक्टिस के पहले आपको टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आप छत्तीसगढ़ कि ये इस ई बुक से भी जुड़ सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में, जिसमें आपको 2000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। और कुछ भी दिक्कत होगा तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज हम जिस टॉपिक पर एमसीक्यू करने वाले हैं वो टॉपिक क्या रहेगा आपका? ठीक है, जिस टॉपिक पर हम एमसीक्यू करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा आपका बेस्ड ऑन द संयुक्त अधिवेशन। चलिए, प्रश्न पहला जो कि आपके स्क्रीन में दिया हुआ है और बड़े प्यार से आपको ये प्रश्न पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले यदि प्रश्नों की मैं बात करूं तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है? राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। संयुक्त सत्र यथासंभव आहूत होगा, संयुक्त सत्र आपका निरस्त हो जाएगा, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, या विधेयक आपका व्यपगत हो जाएगा। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या है ना? चलिए ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको जाना होगा कहाँ पर, आखिर ये संयुक्त अधिवेशन है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा संयुक्त अधिवेशन है क्या। तो संविधान के दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं, किसके दृष्टिकोण से? संविधान के दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में हम संयुक्त अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में हम पढ़ते हैं। ये कैसे याद रहेगा आपको? तो याद रखना है, जब दो पक्षों में मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है, कितने पक्षों में? दो पक्षों में जब लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है तो मारपीट होने से आपका क्या होगा? खून बहेगा। जब खून बहेगा तो आप कौन सा नंबर डायल करते हो? 108। 108 क्या है आपका? संजीवनी एक्सप्रेस का नंबर है। वैसे ही आपके लोकसभा और राज्यसभा के बीच जब विवाद होता है, किसके बीच? लोकसभा और राज्यसभा के बीच जब विवाद होता है तब आपका क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। तो वैसे ही याद रखना है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है संयुक्त अधिवेशन के लिए हम अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं पूछेगा तो याद रखना है 108। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? अनुच्छेद 108 पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है संयुक्त अधिवेशन के लिए। कौन कौन से कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा? तो पहला याद रखना है, एक सदन। हमारे पास कितना सदन है? दो, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक को, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन मानने से क्या कर दे? इनकार। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को, स्क्रीन कट रहा है कौन सा? नहीं, उसको वैसे ही किया हूं मैं। ठीक है, ठीक है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन मानने से क्या कर दे? इनकार। तब आपका क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। दूसरा, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को, एक सदन द्वारा
पारित विधेयक को, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से ज़्यादा रोक दें। ठीक है, याद रखना है कितने माह से ज़्यादा रोक दें, 6 माह से ज़्यादा रोक दें, तब आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और तीसरा क्या है आपका, तीसरा कंडीशन बताओ। एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव, एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन ना माने। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है जब आपका क्या बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। तो याद रखना है, नॉर्मली जैसे कि 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होता है, मारपीट होने के बाद खून खराब होता है, तब आप संजीवनी एक्सप्रेस जिसका नंबर क्या है आपका 108, उसको क्या करते हो, डायल करते हो। सेम वैसे ही जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक, विधेयक कहने का मतलब क्या है आपका, बिल, किसी विधेयक या बिल को लेकर आपका विवाद हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक को लेकर विवाद हो जाता है, उस कंडीशन में हम क्या लाते हैं, संयुक्त अधिवेशन लाते हैं। तो पहला, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन, ठीक है, हाँ वैसे ही समझ लो। ठीक है, जैसे कि एक सदन पारित करके भेज दिया, अब दूसरा सदन उसको क्या नहीं करने दे रहा है, पारित नहीं होने दे रहा है। ठीक है, वही है आपका। अगला आपका, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से ज़्यादा रोक दे। और तीसरा क्या है आपका, एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन ना माने, तो इस कंडीशन में आप क्या बुलाते हो, संयुक्त अधिवेशन। कभी कभी एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछ देता है कि कौन कौन से सिचुएशन में आप नहीं बुला सकते। ठीक है, तो वो भी याद रखना है, तब आपसे कूट वाला प्रश्न बनेगा, कौन से समय संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, बताओ कब कब नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटी आपको याद रखना है 2 चीज़ें जब आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। ठीक है, पहला याद रखना है कौन से कंडीशन में, धन विधेयक, अभी आगे हम पढ़ेंगे धन विधेयक के बारे में। तो एक आपको याद रखना है, धन विधेयक के मामले में आप क्या नहीं कर सकते, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। और दूसरा आपका संविधान संशोधन। ये 2 टॉपिक है जिसमें आप क्या नहीं बुला सकते, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। ठीक है, अब एक शब्द जो आपका बार बार प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द क्या है आपका, एक शब्द है जो प्रयोग किया जाता है, नाम है आपका आहूत, एक शब्द होता है आपका 17 अवसान। इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है, आहूत तो छत्तीसगढ़ी में हम लोग सगा लोगों को क्या बोलते हैं, ले आओ आहू, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही आपके घर से कोई मेहमान जाता रहता है तो क्या बोलते हैं हम छत्तीसगढ़ी में, ले आओ आहू भैया, आओ आहू दीदी, आओ आवे मम्मा, ये सब बोलते हो कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो भी सगा आया रहता है। ओके, थोड़ा सा वेट करिए। पूरा काला दिख रहा हूँ क्या मैं, पूरा
थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है, थोड़ा सा बस वेट करिए। चलिए, अब दिख रहा हूँ क्या? ऑनलाइन क्या अब दिख रहा हूँ मैं? जिंदा दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को? चलिए, आहिस्ता आहिस्ता मैं पास आते जा रहा हूँ। कैमरे के, आप लोगों के नहीं, ठीक है। बस कुछ ही टाइम और फिर मैं एकदम करीब रहूँगा। चलिए, अब क्लियर है क्या ऑनलाइन? कमेंट करके बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। धनेंद्र सर हैं तब तक हर समस्या का समाधान पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, अब क्लियर है ना? चलिए, तो आहूत, तो हम लोग सगा लोगों को क्या बोलते हैं बार बार? ले आओ आहू, ले आओ आहू। उसके बाद टुकुर टुकुर देखते भी रहते हैं कि जावत जावत पैसे से दे दी का, ऐसा भी देखते रहते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग नहीं देखते होगे वो अलग चीज़ है। मैं तो जब मेहमान लोग जाने वाले रहते हैं उस टाइम सोया भी रहता हूँ तो उठ के बैठ जाता हूँ। क्यों? जाने के टाइम मेहमान लोग क्या देखते हैं? पैसा। तो आहूत से क्या याद रखना है? बुलाना। आहूत से का मतलब क्या होता है? बुलाना। और 17 स्थान का मतलब क्या होता है? समाप्त करना, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना होगा क्योंकि संविधान में अक्सर ये उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, सत्र को बुलाना, बुलाना मतलब आहूत करना, और 17 अवसान मतलब आपका समाप्त करना। ये दोनों काम किसका होता है? आपके राष्ट्रपति का। याद रखना है, पेपर में यदि पूछेगा तो सत्र को बुलाने और सत्र को समाप्त करने का काम किसका रहता है? राष्ट्रपति का। अब पेपर में प्रश्न पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? क्या प्रश्न पूछता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है पूछता है। बताओ कौन करेगा जी अध्यक्षता? लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष को ही हम क्या बोलते हैं? स्पीकर। याद रखना है, कभी कभी एग्जामिनर आपके लोकसभा का अध्यक्ष कहता है और कभी कभी क्या कह देता है? स्पीकर। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, अध्यक्षता के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष या उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पीकर। ये आपका क्या करता है? अध्यक्षता। लेकिन
मुझे याद नहीं आ रहा है, पर शायद एडीओ की एग्ज़ाम में एक ऐसा प्रश्न पूछा था आपके एग्ज़ाम में। तो अब थोड़ा सा आपको आगे देखना है अध्यक्षता के मामले में। कहाँ के अध्यक्षता के मामले में? ठीक है, संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता के मामले में सबसे पहले याद रखना है कौन करता है अध्यक्षता? लोकसभा का स्पीकर। स्पीकर को ही क्या कहते हैं हम हिंदी में? अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, ठीक है, किसी कारण से अगर ये छुट्टी पर है, तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। कहाँ का उपाध्यक्ष? लोकसभा का उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष मतलब क्या हो जाएगा आपका? डिप्टी स्पीकर। क्या हो जाएगा? डिप्टी स्पीकर। तो पेपर में ये प्रश्न पूछा है एडीओ के, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जो भी नोट्स बनाए होंगे उसमें। अगर लोकसभा का अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है तो कौन करता है आपका? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तब कौन करेगा आपका? राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, याद रखना है राज्यसभा का कौन करेगा? उपसभापति। इतना कम से कम नोट डाउन कर लो। संयुक्त अधिवेशन जहां पर आपने नोट डाउन किया होगा, देखो बुलाना और समाप्त करने का काम किसका रहता है? राष्ट्रपति का। लेकिन अध्यक्षता के मामले में कहेगा तो याद रखना है लोकसभा का स्पीकर, या उसे ही हम क्या कहते हैं? अध्यक्ष। किसी कारण से अगर यह अनुपस्थित है तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। और किसी कारण से यह भी अनुपस्थित है तब कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। सभापति नहीं, कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। क्योंकि सभापति ऑलरेडी कहाँ का रहता है? राज्यसभा का, तो उसको और नहीं देते हम लोग, ठीक है, वरना राज्यसभा को कौन संभालेगा फिर? तो ये आपको याद रखना है। एडीओ में प्रश्न पूछा गया है तो आपके किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। अब एग्जामिनर थोड़ा सा एक लेवल आगे बस जा रहा है, ठीक है, एकदम पहले क्या पूछता था? नॉर्मल पूछता था कि अध्यक्षता कौन करता है करके, बस अब वो 2 स्टेप क्या चला गया है आपका? आगे चला गया है, ठीक है। तो करंट में जो एग्ज़ाम आप क्या रहे हैं उस आधार पर आपको पढ़ना होगा ताकि पेपर में आपसे प्रश्न बने, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब यहाँ तक क्लियर है तो आने वाला प्रश्न फिर आपसे बनेगा, ठीक। सबसे पहले हमने क्या देखा था? ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि अनुच्छेद 108 किसके बारे में बात करता है? संयुक्त अधिवेशन। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन पारित ना करे, ठीक है, उस कंडीशन में आपका होता है। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से ज़्यादा रोक दे, उस कंडीशन में होता है आपका। एक सदन द्वारा पारित विधेयक या दूसरा सुझाव जो दिया है उसको दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे, तो ये कंडीशन है आपका। कौन कौन से समय आप संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते? एक धन विधेयक और एक आपके संविधान संशोधन में नहीं ला सकते। अगला, आहूत या बुलाने का काम किसका रहता है? आहूत मतलब बुलाना और सत्रावसान मतलब समाप्त करना, ये काम किसका रहता है? राष्ट्रपति का। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, या इसे ही हम क्या कहते हैं? स्पीकर। कभी कभी स्पीकर यदि अनुपस्थित है तो उसकी जगह कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। ये भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, ठीक। अब प्रश्न बना के देखिए, प्रश्न बनता है कि नहीं बनता। प्रश्न कह रहा है आपसे, आजा, कैसे नहीं आ रहा है जी? चलिए, अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है तो इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? ठीक है, याद रखना है संयुक्त सत्र यथा समय क्या हो जाएगा? आहूत होगा। आहूत कहने का मतलब क्या है आपका? बुलाना होगा, ठीक है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाती है तब भी आपको क्या करना होगा? मीटिंग में आना होगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त सत्र जो है आपका यथा समय क्या होगा? आहूत होगा, मतलब आना होगा लोकसभा को भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? बताओ कौन करता है? ठीक है, ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ गए तो ये फ्री में नंबर देके जाएगा आपको। तो याद रखना है यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है आपका?
अनुच्छेद 108 में अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्पीकर। अगर किसी कारण से ये अनुपस्थित है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। कहाँ का उपाध्यक्ष? लोकसभा का। ये भी अनुपस्थित है तब कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बिल्कुल जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया है डी वाले बच्चों का आंसर सही है। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट किया करो, ठीक है। चलो ऑनलाइन बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऑफलाइन आप लोग ही बताओ। जितने भी बच्चे देख रहे हो सब लोग कमेंट किया करो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑनलाइन संजय जी, लक्की जी, विक्की जी, समझ आ रहा है क्लास? अगला, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? बताओ कौन करेगा? स्पीकर। मैंने बताया ना, कई बार इसी को स्पीकर लिखता है और कई बार क्या लिखता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर ये अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा अध्यक्षता? लोकसभा का उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी यदि अनुपस्थित है तब कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? ठीक है, सभापतित्व कहने का मतलब क्या है? अध्यक्षता करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अध्यक्षता करना। प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछता है। ठीक है, संविधान में एक ही पेज से आपके कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दे दिया है? सभापतित्व मतलब क्या होता है? अध्यक्षता कौन करेगा? किसमें? आपके संयुक्त अधिवेशन में। तो याद रखना है, एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो चेयरमैन राज्यसभा नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, प्रोटेम स्पीकर नहीं, बल्कि कौन करेगा? स्पीकर। स्पीकर को ही हम क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो कौन करेगा? आपका लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, चलो ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आजकल व्यापम में ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है आपके। ये कहाँ का प्रश्न है जानना चाहोगे? यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अनाप दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब जो भी आपको सही लग रहा है वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है। ठीक है, मैं आप लोगों का लेबल ही अलग रख दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक, अब आप देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा ना, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। कब कब संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, कब कब नहीं बुलाते ये भी आप जानते हो, कौन कौन अध्यक्षता करते ये भी जानते हो। अब आपका लेवल कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर जाने का मतलब आपको नया नया नॉलेज यहाँ से मिलता रहेगा। जैसे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 108 में किया गया है, ये तो सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुआ था, ये कथन भी सही है। अगला, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंड सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुआ था, ये भी कथन आपका क्या है? सही है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा नॉलेज आपको क्या मिल गया? दूसरा और तीसरा ऑप्शन। किसमें? उसी से रिलेटेड ही तो है जी, उसी से रिलेटेड है आपका, बैंकिंग से ही रिलेटेड है वो। ठीक है, वहाँ पर नाम चेंजेस कर दिया गया है। ठीक है, उसी का है, आपके बैंक से ही रिलेटेड वो चीज़ है। जो बैंड सेवा आयोग निरसन बोल रहा है ना, वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन के मामले में यदि पूछा जाएगा तो पहला, भारत के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की चर्चा किसमें किया गया है? अनुच्छेद 108 में। दूसरा, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुआ था।
तीसरा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बैंड सेवा आयोग, ठीक है। अच्छा, ये बैंड लिख दिया है क्या? बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों आपका क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन आयोजित की जाती है। बेहद आसान, आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, ये आपके CGPSC 2022 का प्रश्न है, बना लोगे इसको। जो क्वेश्चन नहीं बनता ना उसको और देखा करो, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन जो बन जाता है उसको रिवीजन मत किया करो, जो क्वेश्चन गलत कर डालते हो ना उसको एक बार फिर से देखा करो। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है क्या? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होगा क्या? संविधान संशोधन में तो आप बुलाते हो क्या? बुलाते नहीं, तो क्या हो जाएगा? एक ऐसा विधेयक जिस पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या हुआ हो? मतभेद। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4। कुछ है क्या इस प्रश्न में? नहीं, ठीक है। जो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं उसी आधार पे आपको इसका प्रश्न का आंसर बनाना है, ठीक है। मैंने कहा भी था, जब दोनों सदनों में क्या हो जाता है आपका? मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कहने का मतलब किसी विधेयक को लेकर विवाद की स्थिति हो जाती है, उस कंडीशन की बात कर रहा है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न चलो बनाओ। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध यानी कि वही मतभेद हो गया है, तो किन किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने के मामले में और संविधान संशोधन को पारित करने के मामले में। ये भी आपके CGPSC का प्रश्न है, बना लोगे इसको भी। एक एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा ना, तब आपको किसके साथ खेलना है? आपको अब क्वेश्चन के साथ खेलना है। उसी चूसी को बार बार नहीं पढ़ते रहना है। एक बार आपने एकदम अच्छे से पढ़ लिया सारा कॉन्सेप्ट, उसके बाद दिन रात क्या करते रहना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। लोग क्या गलती करते हैं? बार बार उसी चूसी टॉपिक को पढ़ते हैं और MCQ करते नहीं हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा रिवीजन करने का भी टाइम रखिए और ज़्यादा टाइम किस में फोकस करिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। अब A से लेकर Z तक बार बार पढ़ोगे क्या? आप 26 ठो है उसको बार बार पढ़ोगे? नहीं, एक बार आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट बन गया, फिर बार बार क्या करते रहिए? MCQ। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में लाते हो, ठीक है। याद रखना है, अगर दोनों सदनों के बीच कोई विवाद हो जाता है, कोई साधारण मैटर है, उसमें आप क्या ला सकते हो? संयुक्त अधिवेशन। धन विधेयक में लाते हो क्या? नहीं लाते, यहाँ पर तो सही उत्तर पूछा है। संविधान संशोधन में लाते हो क्या? नहीं लाते, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। कहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे? धन विधेयक उसमें कहाँ लाते हो जी आप? हाँ, नहीं, धन विधेयक लिख दिया मतलब सही उत्तर पूछ रहा हो। धन विधेयक पारित करने की स्थिति में नहीं लाते ऐसे लिख देता, तब भले क्या हो जाता, आप आंसर लेते। लेकिन इसमें तो धन विधेयक पारित करने की स्थिति में पूछ रहा है, वहाँ पर तो हम लाते ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 1। अगला प्रश्न, किस गतिरोध को दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? बताओ।
ऑनलाइन बताइए तो, अब वॉइस क्लियर है क्या? टीचर को सब काम आना चाहिए, है ना, वरना काम क्या हो जाता है, रुक जाता है। जैसे कि आप लोग भी टीचर बन जाओगे तो आप लोग बच्चों को पढ़ाओगे भी, रजिस्टर भी बनाओगे, ठीक है। ये जो लड़का है कि जो नहीं लड़का है, तिहुल एंट्री करना है। प्राइमरी टीचर की स्कूल बन गए तो और अनाप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे लोग, ठीक है। तो कैसे करोगे, सारा काम आपको आना चाहिए। तो पैसा पास करवाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, विनियोग विधेयक। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामान्य विधेयक। अगला प्रश्न बताओ। ये भी बेहद आसान है, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में कौन सा कथन आपका पूछ रहा है? तो संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक के मामले में, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, बल्कि क्या हो जाएगा, साधारण विधेयक। अच्छा, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, ठीक है, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो कौन से अनुच्छेद के तहत होगा वो निपटारा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो अनुच्छेद 71 के तहत वो डायरेक्ट कहा जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पेपर में ये प्रश्न पूछता है, याद रखना है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित कोई मामला, ठीक है, कोई विवाद की स्थिति हो जाती है, ऑप्शन में दिया रहेगा क्या इनके मामले को केंद्रीय निर्वाचन आयोग निपटाएगा, तो याद रखना है नहीं। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित कोई मामले में विवाद हो जाता है तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, आपके सुप्रीम कोर्ट। चूंकि हमें ये पता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो हमारा दिमाग क्या सोचता होगा कि अगर इनके बीच कोई विवाद हो गया चुनाव को लेकर तो फिर ये कहाँ जाएगा, सोचते हैं हम, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास। जबकि आपके संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाता है तो अनुच्छेद 71 के तहत वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, आपके सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि अभी उपराष्ट्रपति का क्या चल रहा है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो उनके चुनाव में यदि कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, तो वो मामला डायरेक्ट कहाँ जाएगा, आपके सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है आपका। भले ही चुनाव कौन करवाता रहता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी। अगला प्रश्न, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से, संसद के एक पटल पर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, दिखने को तो नॉर्मल क्वेश्चन दिख रहा है पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाएगा। चलिए ऑनलाइन आप लोग बताइए, आप लोग बताओ जी क्या होगा, अच्छे से सोच लो और क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो। चलिए ऑनलाइन आप लोग बताइए कौन से आंसर के साथ जाना चाहेंगे। ऑफलाइन वाले तो सी बोल रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए, समझ आ रहा है जी ऑनलाइन आप लोगों को संविधान, ठीक है। बेहद दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि 4 से 5 प्रश्न ही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा तो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। क्योंकि 20 नंबर का टोटल आपके में आ रहा है इंडियन जीएस, तो 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। उसमें से आपका यदि मोटा मोटी में मैं बात करूं तो 3 नंबर का संविधान, 3 नंबर का पंचायती राज और 2 नंबर का छत्तीसगढ़ का प्रशासन। ये सारा टॉपिक आपके कंटेंट में डला हुआ है, ठीक है। नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, बाकी मैं क्लास में आपको एमसीक्यू कराते कराते वो टॉपिक पढ़ाते भी चलूँगा, ठीक है। तो 6 2 8 नंबर का यहाँ से आएगा। 3 नंबर का पॉलिटी के लिए का पंचायती राज, और पंचायती राज के लिए का छत्तीसगढ़ का प्रशासन, ठीक है। तो वैसे है आपका, यानी कि मैं कहूँ कि संविधान का नाती कौन, तो छत्तीसगढ़ का प्रशासन। रीजनिंग आपके पेपर में पूछेगा रीजनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है, तो दोनों में से संसद के किसी एक पटल पर, ठीक है। बिल्कुल सबने सही आंसर दिया है, क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक
उसके 17 अवसान पर व्यपगत यानी कि लैप्स समाप्त हो जाता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत यानी कि लैप्स नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। व्यपगत का मतलब क्या होता है? लैप्स, मतलब समाप्त हो जाना। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो जी बताओ। थोड़ा सा अनाप शनाप क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, पर चूंकि अब आया है तो कर लो, ठीक है। एकदम इस लेवल का नहीं आएगा प्रश्न, ठीक है, पर कभी कभार एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो ऐसे ही प्रश्न दे देता है। और ये बात याद रखना है कि ऐसा प्रश्न यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है यानी कि आपके एग्जाम में कोई भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। पेपर वाला कुछ प्रश्न जानबूझ के आपको ऐसे देगा कि आप नहीं बना पाओ, इसीलिए देखना आपका पेपर में सिलेक्शन कितना नंबर में होता है? 70। आजकल कितने नंबर में जा रहा है? 75। यानी कि पेपर में 25 क्वेश्चन टोटल ऐसे दिए रहेंगे जिसमें आपको क्या नहीं करना है? नहीं बनाना है। पर इधर अगर 75 बना रहे हो तो 75 के 75 क्या हो आपका? सही भी हो, ठीक है। इधर 75 बस बना दिए, 25 तो छोड़ दिए, पता चला इधर 25 तो फिर गलत हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पेपर में 25 क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है एग्जामिनर कि वो आपसे क्या नहीं होगा? बनेगा नहीं, ठीक है। फिलहाल यदि मैं बात करूं तो ऑनलाइन वालों ने तो बिल्कुल सही आंसर दे दिया है इसका। कौन सा कथन सही है पूछ रहे, चलो आप लोग भी बता दो। ए, आप लोग बताओ बताओ बताओ। बी, दोनों? चलो काकरोच सही हुई है नहीं, ठीक है। आप लोगों का भी दिमाग बहुत तेज है, ठीक है। काकरोच तो सही हुई सर, ठीक है। पर किसी जो देखो, अब अलग अलग लोग अलग अलग आंसर बता रहे हो, अब जिसका सही होगा नंबर केवल उसी को मिलता है, वो तो अच्छा है कि ऐसा सिस्टम नहीं है, वरना जोड़ी जोड़ी बनाने बोल देते ना, हाँ इसका नहीं इसका सही होगा, ठीक है, तो फिर वैसी वाला नंबर मिलता नहीं है आपका। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 स्थान पर लैप्स हो जाता है, ठीक है, ये कथन तो आपका गलत है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, ठीक है, ये आपका कथन सही है। दूसरा आपका क्या कह रहा है, जैसे कि किसी कारण से आपका लोकसभा विघटन की स्थिति में है, मतलब लोकसभा सत्र में नहीं चल रहा है या भंग की अवस्था है, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी विधेयक या बिल राज्यसभा से पास हो जाया रहेगा। और जब नया लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य लोकसभा में जब वापस आएंगे तब आप कहाँ से पास करवाओगे? लोकसभा से। समझ रहे हो दूसरा लाइन क्या बोल रहा है? जैसे कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, किसका चुनाव चल रहा है? लोकसभा का। अब आपने कोई भी विधेयक या बिल कहाँ से पास करवा लिया है? राज्यसभा से, तो क्या वो लोकसभा में आने के पहले ही विघटित हो जाएगा? क्या बोल रहा है? तो याद रखना है, लोकसभा के विघटन पर वो जो विधेयक या बिल है आपका कैंसिल नहीं होगा, बल्कि लोकसभा के सदस्य जब चुनाव जीतकर वापस आएंगे लोकसभा में, तो उस कंडीशन में फिर हम उसको क्या करेंगे? वहाँ पर पेश करेंगे। तो कौन सा कथन सही है पूछा है, तो कौन सा सही है आपका? केवल 2। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? चलो बताओ, जो संचित निधि से धन निर्गत करते हैं, धन निकालते हैं, उस पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं? चलो जी बताओ। ऑप्शन ए, ठीक है, पेपर वाला जानबूझ के दिया है उसको, क्योंकि पैसा बोल रहा है और पैसे का हिसाब किताब कौन देखता रहता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। यहाँ पर संचित निधि पूछा है, ठीक है। अगर कोई खर्च या ब्यौरा रहता उसका पूछता तब आप क्या टिक करते? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, ठीक है। जैसे कि आपने मुझे 5,000 दिया, अब उस 5,000 को मैंने खर्च ही नहीं किया, तो आप जांच कैसे करोगे? है ना, समझ रहे हो मेरी बातों को? वैसे ही यहाँ पर अभी संचित निधि है, अगर संचित निधि को सरकार खर्च कर दे तब उस खर्च को कौन जांच करता है? आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो पहला तो कैंसिल हो गया। चलो अब अगला बताओ। वित्त मंत्री आपके दिल के करीब, पैसा वाला मंत्री, ठीक है, आप ये सोचेंगे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अधिकृत मंत्री होगा क्या? ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, ये आपका निधि, निधि का मतलब क्या होता है? पैसा। ये निधि या पैसा कितने प्रकार से होता है आपका? 2 प्रकार से। एक आपका क्या होता है? संचित निधि,
और एक क्या होता है आपका आकस्मिक निधि। एक क्या होता है आपका आकस्मिक निधि। तो इन दोनों के मामले में याद रखना है, ठीक है। संचित निधि का मतलब क्या होता है, एकदम एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो सरकार अपने डेली खर्च के लिए जो पैसा रखती है उसे आप क्या कहते हैं, संचित निधि। जैसे कि आप लोग अपने घर से यहाँ तक किस में आते हो, बस में। तो बस में आते हो तो आप लोग क्या देते हो, पैसा, कि आप लोग फ्री में आ जाते हो, साथ दिन पढ़ो तुम ना तब फ्री में आ जाओ वाला, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। बीच में लागू किया था क्या जी कि कॉलेज वाले स्टूडेंट को पैसा देना नहीं पड़ेगा करके, ठीक है। लोग ज़बरदस्ती का आई कार्ड पहन के चले जाते थे, दूसरा छोड़ो मैं खुद आई कार्ड पहन के घुस जाता था बस में, किसको पता चलेगा मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं खुद ना आई कार्ड मेरा पुराना वाला रखा हुआ था, अब वो बस ड्राइवर थोड़ी ना देखेगा कि हाँ ये कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, वो देखता था हाँ आई कार्ड लटका है, ठीक है ले जा रहे भैया, ठीक है। कभी कभी गवर्नमेंट के जो योजनाएं हैं उनका क्या करना पड़ता है, दुरुपयोग भी करना पड़ता है। तो सरकार अपने डेली खर्च के लिए जो पैसा यूज़ करती है उसे हम क्या कहते हैं, संचित निधि। और सरकार अपने इमरजेंसी के लिए जो पैसा बचा कर रखती है उसे हम क्या कहते हैं, आकस्मिक निधि। इस आकस्मिक निधि में कितना रखा रहता है, कम से कम कितना रुपए, 500 करोड़। और यहाँ से धन निकालने का अधिकार किसके पास रहता है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। बात करें हम संचित निधि का, तो सरकार जो अपने डेली खर्च के लिए पैसा रखती है उसे हम क्या कहते हैं, संचित निधि। तो इस पर कोई अलग से किसी का नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या आ गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एमसीक्यू था। और एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ पुलिस का ये क्या है आपका टेस्ट सीरीज़, और कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी का आकलन करना है, तो सबसे अच्छा जरिया क्या है आपके लिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। ये टेस्ट सीरीज़ दिलाने का फ़ायदा क्या होगा, तो ये आपके व्यापम के नए पैटर्न पर बना हुआ है। तो बिल्कुल ये टेस्ट आप दिलाओगे तो आपको और नया नया क्वेश्चन पता चलेगा, आपको नॉलेज को एक्सपेरिमेंट करने का एक नया मौका मिलेगा। और कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो 2000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि मात्र आपको कितने रुपए में मिल रहा है, 99 रुपीज़ में। और बिल्कुल ये वाला ई बुक भी आप परचेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन में डला हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से जुड़ सकते हैं। अगला टॉपिक जो हमें देखना है और जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछता है वो अनुच्छेद कौन सा है आपका, अनुच्छेद याद रखना है 109, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है आपका, 109। अगला क्या है आपका अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 109 किसके बारे में बात करता है जी, धन विधेयक के विशेष प्रावधान, ठीक है। याद रखना है किसके बारे में बात करता है, धन विधेयक के विशेष प्रावधान के बारे में बात करता है। चलो बताओ क्या क्या जानते हो धन विधेयक के बारे में। हाँ ठीक है, उसके बाद और, ठीक है वो भी सही है, और ठीक है वो भी समझ गया, और आगे बस इतना ही जानते हो आप लोग, और कुछ, हाँ और बताओ बताओ बताओ। ऐसे ही मतलब थोड़ा सोचोगे ना तो आपका दिमाग और ज़्यादा विकसित होगा। जो जितना ज़्यादा सोचता है किसी दूसरे के बारे में नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, ठीक है, वरना आप लोग गलत समझ जाओगे। सर आप ये बोले थे कि किसी दूसरे के बारे में सोचोगे तो दिमाग ज़्यादा विकसित होता है, मैं तो दिन रात सोचता हूँ या सोचती रहती हूँ तब भी मेरा दिमाग क्यों नहीं बढ़ रहा है। पढ़ाई के बारे में सोचोगे तो बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि सब लोग धोखा दे सकते हैं लेकिन कौन धोखा नहीं दे सकता, आपका पढ़ाई, ठीक है। जो लास्ट टाइम तक हो सकता है आपके भाई बहन मम्मी पापा हर कोई आपको धोखा दे दे, दोस्त यार हर कोई धोखा दे दे, पर जो धोखा नहीं देगा वो कौन है आपका, केवल आपका पढ़ाई, ठीक है। तो अनुच्छेद 109 क्या कहता है आपका, धन विधेयक का विशेष प्रावधान, ठीक है। और अगला 110 क्या कहता है, धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। तो पेपर में पूछा क्या है ये आप लोग देख लेना, धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक की परिभाषा कहेगा तो अनुच्छेद कौन सा है आपका 110, और धन विधेयक का विशेष प्रावधान कहेगा तो वो कौन सा है आपका अनुच्छेद 109। सबसे पहले याद रखना है ये धन विधेयक सबसे पहले आपका पेश कहाँ पर होता है, लोकसभा में। पेपर में ये कई बार प्रश्न पूछा है कि आपका धन विधेयक
सबसे पहले कहाँ पर पेश होता है? तो याद रखना है, धन विधेयक सबसे पहले आपका कहाँ पर पेश होता है? ठीक है, लोकसभा में पेश होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि राज्यसभा इसे 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता। कौन आपका? राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता, और 14 दिन से ज़्यादा रोक दिया, 14 दिन से ज़्यादा क्या कर दिया? रोक दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? स्वतः ही पारित। स्वतः कहने का मतलब अपने आप क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, क्या राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? क्या नहीं लौटा सकता। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक किसके परमिशन से पेश होता है? राष्ट्रपति के परमिशन से। और जो भी चीज़ आप राष्ट्रपति के परमिशन से करते हो, ठीक है, वो वापस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हमने जब अनुच्छेद 111 देखा था तो उसमें राष्ट्रपति 3 शक्तियों का प्रयोग करता है। एक अत्यंतकारी वीटो, दूसरा आपका निलंबनकारी, और तीसरा आपका पॉकेट वीटो। निलंबनकारी क्या कहता है? जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? निलंबनकारी। चूंकि आपका धन विधेयक राष्ट्रपति के परमिशन से पेश होता है, इसीलिए ये उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगला, व्यापम का फेवरेट बार बार पूछता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, क्या पूछेगा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष को ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पीकर। कई बार अध्यक्ष लिखता है और कई बार क्या कहता है? स्पीकर कहता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, सीक्वेंस को आप लोग डेली रिवीजन करते रहिए, डेली बेसिस पे। ठीक है, किसी दिन राष्ट्रपति का कर लिए, किसी दिन उपराष्ट्रपति का कर लिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे कि अभी लगता है ना कि सर इतना सारा राष्ट्रपति है, इतना सारा उपराष्ट्रपति है, इतना सारा राज्यपाल है, मैं कैसे रिवीजन करूं या कैसे करूं? वो बार बार प्रैक्टिस करने से ही क्या होगा? ठीक होगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये जानना पड़ता है क्या कि पहला राष्ट्रपति कौन था? नहीं, क्योंकि आपने उसे मल्टीपल टाइम क्या किया है? रिवीजन। पहला प्रधानमंत्री कौन था ये जानना पड़ता है क्या आपको? नहीं, क्योंकि उसे आपने मल्टीपल टाइम क्या किया है? रिवीजन। जितना रिवीजन करोगे उतना आपके दिमाग में बैठते जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके मामले में? धन विधेयक। और आप कूट वाला प्रश्न बना के देख लेना, इन्हीं सब जो मैं लिखवाया हूं वहीं से आपका क्या पूछेगा? प्रश्न। सबसे पहले याद रखना है कि धन विधेयक कहाँ पर पेश होता है आपका? अच्छा, हम धन विधेयक बोल रहे हैं, धन विधेयक का मतलब क्या होता है बताओ तो जी? धन विधेयक का मतलब ही क्या होता है? नाम पे ही लिखा हुआ है, धन की चर्चा। जिसमें धन की चर्चा होगी उसे हम क्या कहेंगे? धन विधेयक। अनुच्छेद कहेगा तो 109। तो याद रखना है, सबसे पहले आपका धन विधेयक कहाँ पर पेश होता है? आपके लोकसभा में। कहाँ पर पेश होता है? लोकसभा। साथ ही साथ राज्यसभा इसे 14 दिन से ज़्यादा क्या नहीं कर सकता? नहीं रोक सकता। ठीक है, और अगर रोक दिया तब भी अपने आप क्या हो जाएगा? वो पारित हो जाएगा। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, या उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पीकर। ठीक है, तो पेपर में ये पूछा जाता है, तो आप सबको याद रखना है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद कौन सा आपका? 110। तो धन विधेयक की परिभाषा केवल इतना ही कहता है, और इतना ही आपको क्या करना है? जानना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आप लोगों को क्लियर है ना? चलिए, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है कि नहीं बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 110 तक कोई डाउट? चलिए, कुछ डाउट है क्या? बताइए यहां तक। चलिए, अब जल्दी से बताइए, अनुच्छेद 111 क्या कहता है बताओ? कितने प्रकार का होता है? चलिए, ऑनलाइन यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? क्लियर है? चलो,
अब जल्दी से आप लोग बताओ, वो ऑनलाइन वाले, कि वीटो पावर कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। चलिए, जितने भी मुझे देख पा रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वीटो पावर कितने प्रकार का होता है। आप लोग शिक्षक का कर रहे हो सब लोग, कि कोई सहायक शिक्षक का कर रहे हो? सहायक शिक्षक का, लेकिन उसमें भी 10 नंबर का आएगा ना सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए जल्दी से बताइए, अनुच्छेद 111 किसके बारे में बात करता है? ऑफलाइन वालों ने तो जवाब दे दिया है, ऑनलाइन आप लोग बताइए। कैसे नहीं बता रहे हो जी? ऑनलाइन याद नहीं आ रहा है कि रिवीजन नहीं कर रहे हो? ठीक है, वीटो पावर 3 प्रकार का होता है, और बाकी लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक अगला अनुच्छेद जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, और वो कौन सा है? आपका अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 किसके बारे में बात करता है? देखो, 123 और 123 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 213। ठीक है, चलिए, तो अनुच्छेद 123 किसके बारे में बात करता है? आपके अध्यादेश। किसके बारे में बात करता है? आपके अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अस्थायी कानून। ठीक है, याद रखना है, अनुच्छेद 123 में किसके अध्यादेश के बारे में पढ़ते हैं हम? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 में अनुच्छेद 123 में किसके बारे में पढ़ते हैं? राष्ट्रपति का अध्यादेश। और अनुच्छेद 213 किसके बारे में पढ़ते हैं हम? अनुच्छेद 213 में राज्यपाल। 123 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 213। ठीक है, केवल इसको बस चेंज करना है, 2 और 1 को, फिर वो क्या बन जाता है आपका? 213। तो पेपर में प्रश्न पूछेगा तो याद रखना है, अनुच्छेद 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। और अनुच्छेद 213 क्या कहता है? राज्यपाल का अध्यादेश। इसको हम भाग 6 पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं और पढ़ाऊँगा आप लोगों को। फिलहाल आपको याद रखना है, अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अस्थायी कानून। अध्यादेश का मतलब क्या होता है आपका? अस्थायी कानून। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। क्या चीज़ याद रखना है आपको? अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश, और अध्यादेश का मतलब क्या होता है आपका? अस्थायी कानून। और इस अध्यादेश का प्रयोग कब करता है राष्ट्रपति? तो याद रखना है, जब आपका संसद सत्र में ना चल रहा हो। कौन सत्र में ना चल रहा हो? संसद सत्र में ना चल रहा हो। संसद सत्र में ना चल रहा हो, तब की कंडीशन में राष्ट्रपति क्या लाता है? अस्थायी कानून या नियम लाता है। ठीक है, अब अस्थायी कानून या नियम लाता है, ये तो ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद व्यापम आपके पेपर में बार बार प्रश्न क्या पूछता है कि जो संसद है आपका, क्या है आपका? संसद, इसके 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतराल होता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का क्या होता है? अंतराल। अंतराल कहने का मतलब गैप। ठीक है, तो याद रखना है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतराल होगा? 6 माह का। तो पेपर में ये प्रश्न पूछता है, आपके व्यापम का फेवरेट है, तो याद रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ जो व्यापम का फेवरेट है वो मैं आपको क्लास में ही बताते हुए चलता हूँ। तो याद रखना है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने माह का होता है? तो याद रखना है 6 माह का। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर सत्र क्या होता है। तो याद रखना होता है, सत्र का मतलब होता है मीटिंग। सत्र का मतलब क्या होता है आपका? मीटिंग होता है। ठीक है, और ये सत्र या मीटिंग साल में कितना बार होता है?
तो याद रखना है 3 बार। कितना बार होगा? 3 बार। ठीक है। मार्च में आप क्या पेश करते हो? मार्च में क्या पेश करते हो आप लोग? बजट। मार्च में क्या पेश करते हो आप? बजट। तो ये क्या हो गया आपका? बजट सत्र। ठीक। उसके बाद जब पानी गिरता है तो पानी गिरने को क्या कहते हो आप? मानसून। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? मानसून सत्र। और तीसरा, ठंडी के दिनों में आप क्या मनाते हो? कौन सा छुट्टी? शीतकालीन। तो शीतकालीन सत्र। ठीक है। तो मार्च अप्रैल के महीने में आपने क्या मनाया? मार्च अप्रैल के महीने में बजट सत्र। ठीक है। जुलाई अगस्त आपके बरसात का मौसम, अभी क्या मनाएंगे? अभी आपका मानसून सत्र क्या हो चुका है? या तो चल रहा होगा या तो हो चुका है, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है। शीतकालीन सत्र कौन से महीने में होता है आपके? नवंबर दिसंबर में। ठीक है। तो याद रखना है, संसद में 3 तरीके के आपका सत्र होता है। एक आपका बजट सत्र, दूसरा आपका मानसून सत्र, और तीसरा आपका शीतकालीन सत्र। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है। इतना याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या चीज़ याद रखना है आपको? ये तो हो गया आपके बजट के बारे में। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 123 किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अस्थायी कानून। अस्थायी कानून कहने का मतलब क्या है आपका? तो याद रखना है। ठीक है। जब संसद सत्र में ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या करता है? आपको याद रखना है, उस कंडीशन में फिर राष्ट्रपति अपना अस्थायी कोई भी कानून या नियम लाता है। ठीक है। और उसी को आपको याद रखना है। अब जैसे ही ये कोई अस्थायी कानून लाता है, अगर वो अस्थायी कानून अच्छा है तो संसद के दोनों सदनों से क्या करवा देंगे हम उसको? पास। क्योंकि संसद के दोनों सदनों से जब पास होगा, फाइनली जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, तभी वो विधेयक या बिल क्या बनता है आपका? कानून। दूसरा, ये अस्थायी कानून को राष्ट्रपति जब भी चाहे तब क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। एकदम कोई इसका टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है। 6 माह का होता है। लोकेश कुमार जी, 6 माह का होता है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने माह का होता है? 6 माह का। यानी कि 1 साल में आपको अगर एकदम रेयर कंडीशन बन भी रहा है, जैसे कि कोरोना काल चल रहा था, ठीक है, कोरोना काल चल रहा था ना, तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है, अगर कोरोना काल चल रहा है उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि अधिकतम कितना माह होगा? 6 माह। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ऑनलाइन क्लियर है कि नहीं बताइए। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इस अध्याय का एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि क्या है आपका? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। कौन सा है आपका? सर्वोच्च न्यायालय। और यहाँ से भी पेपर में क्या पूछता है? प्रश्न। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इस टॉपिक में, वो किस चीज़ को लेकर होता है? सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहते हैं और हाई कोर्ट को क्या कहते हैं सर, इसमें आपका कन्फ्यूज़न होता है। तो याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय को हम क्या कहते हैं? उच्चतम। और हाई कोर्ट को हम क्या कहते हैं? उच्च। पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, एक बच्चे ने मेरे पास डाउट लेके आया था, तो मेरे को उस दिन के बाद से मैं सदमे में रहता हूँ, और जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ ना तो वो उसका पूछा हुआ क्वेश्चन मेरे को याद आ जाता है। ठीक है। वो बच्चा इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया था। ठीक है। क्लास में मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट या क्या पढ़ाया था? सर्वोच्च न्यायालय, और बताया ये भी था
पर वो बेचारा क्या नहीं कर पाया, अलग नहीं कर पाया दोनों को। ठीक है, तो अलग नहीं कर पाया तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट बड़ा रहता है कि हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बड़ा रहता है, तो बड़े में ज़्यादा शब्द दिखेगा आपको। क्या लिखा हुआ है? उच्चतम। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। और हाई कोर्ट क्या होता है आपका? नीचे होता है इसके। तो इसमें कितना शब्द दिख रहा है आपको? ठीक है, 3 दिख रहा है, दिख रहा है 3। 3 कहाँ है? वो 2.5 है। अच्छे से गिनो, नवीन सर को बताऊंगा मैं। ठीक है, प्यार कितने अक्षर का होता है? 2.5 अक्षर का। पढ़ाई कितने अक्षर का होता है? पढ़ाई 3 अक्षर का होता है। ठीक है, वो कई लोग बोलते हैं ना कि जो शब्द खुद ही अधूरा है तो वो कहाँ किसी का पूरा करवा पाएगा। ठीक है, जैसे कि प्यार खुद 2.5 शब्द का है तो कहाँ किसी का प्यार कंप्लीट हो पाएगा, ऐसा बोलते हैं। सेम वैसे ही, लेकिन आपका पढ़ाई 3 अक्षर का है तो पढ़ाई क्या हो जाता है आपका? कंप्लीट। इसीलिए याद रखना है उच्चतम यानी कि क्या हो जाता है आपका? सुप्रीम कोर्ट, और उच्च मतलब क्या हो जाता है आपका? हाई कोर्ट। अब यहाँ से प्रश्न आपके पूछेगा, तो प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा ये भी हम देखते हैं। पेपर में या तो सुप्रीम कोर्ट लिखा रहेगा, या तो सर्वोच्च न्यायालय लिखा रहेगा, या तो क्या लिखा रहेगा? उच्चतम न्यायालय। तीनों एक ही है। कुछ भी समझ नहीं आता तो बगल में आपका किस में दिया रहता है? इंग्लिश में। इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट ही बोलते हैं, बस वो हिंदी वाले लोग ज़्यादा इधर उधर करते रहते हैं। इस चीज़ को उच्चतम बोलेगा, इस चीज़ को सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा। ज़्यादा कंझट किस में है आपके? हिंदी में। इंग्लिश वाले केवल एक ही लेटर में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलो बताओ मोबाइल को क्या बोलते हैं हिंदी में? मोबाइल को क्या बोलते हो हिंदी में बताओ? क्या बोलते हो? दूरभाष कि दूरभाषी? ठीक है, आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में यदि पूछेगा कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ोगे तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ोगे? 124 से लेकर 147 तक। ठीक है, सबसे पहले तो यही अपने दिमाग में फिक्स करिए। पेपर में अगर प्रश्न पूछेगा तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के लिए आप अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ोगे? 124 से लेकर 147 तक, क्योंकि 148 से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका? कैग। तो 124 क्या कहता है? ठीक है, पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो याद रखना है आपको अनुच्छेद कौन सा है आपका? 124। और अनुच्छेद 124 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। जल्दी से बताओ भारत में कितना ठो सुप्रीम कोर्ट है? कौन बोला? हाँ, भारत में कितना ठो है? एक ठो बताया हूँ मैं। आप बताओ जी, आप सही बोल रहे हो। आप बताओ जी। कैसे कर रहे हो आप लोग? हाँ, छत्तीसगढ़ में एक ठो है ना। ऑनलाइन आप लोग बताओ। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये मुंडी में फोड़ूंगा आप लोगों के। सुप्रीम कोर्ट केवल एक ठो है, कहाँ पर आपके? दिल्ली में। हाई कोर्ट है 25 ठो आपके। ठीक है, याद रखना है सुप्रीम कोर्ट केवल एक ठो है और वो कहाँ पर स्थित है आपके? दिल्ली में। जिसको आप लोग याद कर रहे हो वो हाई कोर्ट है। और भारत में कितना हाई कोर्ट है? 25। इसमें से जो आप लोग हाई कोर्ट याद कर रहे हो 19 नंबर का, वो कहाँ का है? छत्तीसगढ़। जो कहाँ है आपके? बोदरी। बोदरी कहने का मतलब वो जगह है, और ये कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। ठीक, कंफ्यूज मत होना चाहे कोई कितना भी घुमा दे। सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही ठो है और वो कहाँ स्थित है आपके? दिल्ली में। जो आप लोग याद कर रहे हो वो क्या है? हाई कोर्ट। और जो छत्तीसगढ़ का याद कर रहे हो वो 19वां नंबर का क्या है आपका? हाई कोर्ट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब ये पेपर में पूछने लायक प्रश्न लग रहा है मेरे को। ठीक है, चलो, तो ये आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के गठन, और सुप्रीम कोर्ट एक ही ठो है हमारा, वो कहाँ स्थित है आपके? दिल्ली में। अब पेपर में यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा? तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 33 जज। कितने जज हैं? 33 जज, और एक क्या है आपका? CJI। तो पेपर में प्रश्न पूछेगा कितना जज है, तो कितना टिक करना? 34 जज, क्योंकि 33 आपके जज और एक CJI मिला के कितने जज हो गए? 34। ठीक है, पेपर में अलग अलग तरीके से देगा। अगर ऐसे देगा 33 जज प्लस एक CJI तो बिल्कुल टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार एग्जामिनर क्या पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है संख्या कहेगा तो कितना है आपका? 34। और कई बार ऑप्शन ऐसे करके देता है 33 प्लस 1, 32 प्लस 1, 31 प्लस 1, 30 प्लस 3, ऐसे दे देता है। तो पेपर में अलग अलग तरीके से पूछता है। अगर टोटल कहेगा तो कितना है? 34, और ऐसे देगा तो क्या लिखा रहेगा? 33 जज और एक क्या होता है आपका? CJI।
अब आखिर ये सीजीआई कौन है? ठीक है, तो सीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन है जी अभी वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश? ठीक है, कहाँ कहाँ गए? ठीक है, याद रखना है BR गवई। चलो तो इसका पूरा नाम बताओ। चलो बताओ, बंसीराम कि बबा राम? चलो बताओ क्या होगा? वाह, फिर ऑप्शन दीजिए, हर जगह ऑप्शन। ठीक है, भूषण राम कृष्ण गवई। ठीक है, हालांकि नहीं पूछेगा उतना डिटेल, पर आपको याद रहना चाहिए भूषण राम कृष्ण गवई, जो कि वर्तमान में आपके सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं? सीजीआई। सीजीआई कहने का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या इसे ही हम क्या कहते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश। आज एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके काम का रहेगा। किसी कारण से यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है और कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो इसके उत्तराधिकारी के आते तक भारत का जो सीजीआई है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को संभालता रहता है। ठीक, जैसे कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, तो उसके पद को कौन संभाल रहा होगा? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। हालांकि अभी कुछ ऐसी आवश्यकता भी नहीं है कि संभाला जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनका क्या हो जाएगा? चुनाव। ठीक है, तो याद रखना है किसी कारण से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, मतलब ये ऐसा कंडीशन है कि दोनों का पद खाली हो गया या किसी एक का पद खाली हो गया, ठीक है, और कोई संभालने के लिए मिल नहीं रहा है, कोई तैयार नहीं हो रहा है, तो याद रखना है ऐसे कंडीशन में यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, कोई उसका उत्तराधिकारी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, तब तक उसके काम को कौन निपटाता रहता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा चीज़, ऐसा करने वाला क्या कोई व्यक्ति है? तो याद रखना है आपका लॉ कॉलेज खोला गया है छत्तीसगढ़ में, किसके नाम पे? ठीक है, हिदायतुल्लाह। तो हिदायतुल्लाह कोई और नहीं, आपके एक ऐसे भारत के सीजीआई रहे हैं जो एक बार राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पे और एक बार आपके उपराष्ट्रपति के पद को अस्थायी तौर पे उन्होंने क्या किया था? संभाला था। ठीक है, अब तक भारत के इतिहास में जितने भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं उसमें आपको याद रखना है हिदायतुल्लाह का नाम, जो कि एक बार अस्थायी तौर पे क्या बने थे? राष्ट्रपति, और एक बार अस्थायी तौर पे क्या बने थे? उपराष्ट्रपति। तो ये आपको याद रखना है। बाकी 33 जज कौन कौन है सर, काय नाम है, वो सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से अगर पूछ दिया तो BR गवई। BR गवई पहले कौन था बताओ तो? सीक्वेंस पूछ दिया तो चलो बताओ, BR गवई पहले कौन था? अक्षय खन्ना पिताजी मैंने बताया था ना, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना पहले कौन था? DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये सब नाम थोड़ा सा देखे रहे ना, पूछ दिया तो ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट केवल एक ठो है, वो कहाँ पर स्थित है? आपके दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट में 33 जज और एक क्या है आपका? सीजीआई, यानी कि टोटल जज कितने हैं हमारे पास? 34। सीजीआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या इसे ही हम क्या कहते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन है अभी वर्तमान में? BR गवई, और इनका क्रम कौन सा है? 52वां। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला अनुच्छेद देखते हैं, और अनुच्छेद कौन सा है आपका? 125। अनुच्छेद 125 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन। इसके जज का वेतन सुन के मन करेगा कि सब चीज़ छोड़ के जज वज बन जाऊं क्या रे? ठीक है, क्योंकि इनका वेतन जानना चाहते हो कितना है? चलो, तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का वेतन और सुप्रीम कोर्ट के अन्य 33 जजों का वेतन। बताओ सीजीआई का कितना रहेगा? 2,80,000। सोचो, 2,80,000, और इसका कितना रहेगा? 2,50,000। यानी कि आपके 4 महीने का सैलरी इन लोग क्या कर रहे हैं? एक ही महीने में ले रहे हैं, क्योंकि टीचर बन जाओगे सैलरी कितना रहेगा? मैं कभी कभी ये सोचता हूँ जी आप लोग 50-60 हज़ार को खर्चा कैसे करोगे? तो जैसे ही टीचर बनोगे आप लोग या पुलिस में भी ज्वाइन करोगे तो सैलरी कितना रहेगा? 35 से 40 हज़ार रहेगा पुलिस का भी, तो आप लोग उतना पैसा खर्च नहीं कर पाओगे। तो आप लोग मेरा क्या रख लेना? बार कोड। और जैसे ही महीने का सैलरी आएगा, एक सर हम तो इतना कसला खर्चा नहीं कर सकन, क्योंकि आप लोगों को कितना चाहिए? 10,000। 10,000 में हो जाएगा, मेरे को पता है। ठीक है, 5,000 का पेट्रोल और 5,000 का आपका जो भी ठीक है सामान है खाने पीने का, वो तो हो जाएगा 10,000 में।
तो बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा? मेरे अकाउंट में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का वेतन पूछेगा तो 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों का वेतन पूछेगा तो कितना है? 2,50,000। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन इतना? पुलिस का 20,000 है सर। नहीं जी, ट्रेनिंग के बाद का बोल रहा हूँ जी, एकदम 20,000 थोड़ी ना देगा। अभी वो स्टार्टिंग पेमेंट है 20,000, ट्रेनिंग पीरियड है में, उसके बाद 35 से 40,000 तक मिल जाएगा, आप लोगों को टेंशन मत लो। चलो अब अगला अनुच्छेद हम क्या देखने वाले हैं? अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 क्या कहता है बताओ? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख या इसे ही क्या कहते हैं? रिकॉर्डेड। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का खुद का दिया गया फैसला, सुप्रीम कोर्ट का खुद का दिया गया फैसला किसी अन्य मामले में किस तौर पे पेश कर सकते हो? उदाहरण के तौर पे किसी अन्य मामले में, उदाहरण के तौर पे क्या कर सकते हो? पेश कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना है, पर ये सब नहीं देगा ना, मैं ये अपनी भाषा में लिखवाया हूं आपको। याद रखना है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का खुद का दिया गया फैसला किसी अन्य मामले में उदाहरण के तौर पे आप क्या कर सकते हो? पेश कर सकते हो। अब इसका मस्त एग्जाम्पल बताता हूँ। 2025 में 2024 में एक चोर ने क्या चोरी किया? एंड्रॉयड मोबाइल। क्या चोरी किया? एंड्रॉयड मोबाइल चोरी किया। इसको चोरी का सज़ा मिला 5 साल। 2025 में एक चोर था, इसने भी क्या चोरी कर लिया? एंड्रॉयड मोबाइल, और एंड्रॉयड मोबाइल चोरी करने का सज़ा मिला इसको कितना साल? 7 साल। तो ये जो दूसरा वाला चोर है ये क्या कहेगा कि महोदय जी आपने 2024 में एक चोर ने क्या किया था? एंड्रॉयड मोबाइल चोरी किया था, तो उसे कितना साल सज़ा दिए थे? 5 साल। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में कि ये 7 साल वाला सज़ा कितना देना पड़ेगा? 5 साल। इसे ही हम क्या कहते हैं? अभिलेख न्यायालय। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का दिया गया फैसला किसी अन्य मामले में आप क्या कर सकते हो? उदाहरण के तौर पे पेश कर सकते हो, और ऐसा आप रोज करते हो। कैसे? जैसे कि आपकी बहन का बर्थडे है, अब उस दिन पैसा रहा होगा आपके पापा के पास, 500 रुपये का कड़कड़ाता हुआ नोट दे दिए, एक बेटी कुछ खा ले भी, आज बर्थडे है। अब तुम हम उनके बर्थडे है और कोई 100 रुपये धराइस, वही जगह घुलन घुलन के पहले एक चक्कर मार हूँ कि मोहल 500 दे तभे में जाऊँ, कारण कि नोनील तो कितना दे रहे हैं? 500, और मैं कह रहा हूँ गोलू तो माहौल कितना चाहिए? 500। तो ऐसा आप घर में हमेशा यूज़ करते हो कि नहीं करते? आप लोग नहीं करते हो कि नहीं पता भैया, एकदम सीधे साधे हो गए, तो हम लोग तो करते थे। ठीक है, अगर मेरे भाई को 5 रुपये मिला है बर्थडे के दिन, तो मेरे भी कितना चाहिए? 5 रुपये। ऐसा वाला चलता था। सेम वैसे ही आपका यहाँ पर चोर लोग कर रहे हैं। किसका फ़ायदा उठा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये कानून का फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट का खुद का दिया गया फैसला किसी अन्य मामले में आप किस तौर पे पेश कर सकते हो? उदाहरण के तौर पे क्या कर सकते हो? पेश कर सकते हो। 2024 में एक चोर ने क्या किया था? एंड्रॉयड का मोबाइल चोरी किया था, और उसे सज़ा कितना मिला? 3 साल, चलो 5 साल। ठीक है, 2025 में एक चोर ने चोरी किया, उसको सज़ा कितना मिला? 7 साल। तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहेगा कि एक और चोर था सर, 2024 में चोरी किया था, तो आपने उसको चोरी का सज़ा कितना दिया था? 5 साल, तो मुझे भी कितना दूँ? 5 साल। अब अगला अनुच्छेद पढ़ते ही चोर का दिमाग क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हमारा नहीं होगा, किसका खराब होगा दिमाग? चोर का। क्यों? ऐसा हम क्या पढ़ने वाले हैं सर जिससे चोर का दिमाग खराब हो जाएगा? तो अगला अनुच्छेद हम पढ़ने वाले हैं 137। कौन सा अनुच्छेद? 137। अनुच्छेद 137 क्या कहता है जी? बताओ। सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकता है। किसको बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को क्या कर सकता है? बदल सकता है। अब यहाँ पर चोर का दिमाग खराब
ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो पेपर में यदि प्रश्न पूछेगा तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकता है। अब अभी थोड़ी देर पहले 2024 में एक चोर ने क्या किया था, चोरी किया था। इसको एंड्रॉयड मोबाइल चोरी करने का सज़ा कितना मिला था, 5 साल। अब 2025 में एक चोर ने चोरी किया था, उसको सज़ा कितना मिला, 7 साल। ठीक है, अब ये चोर क्या कर रहा था, अभी तक अनुच्छेद 129 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट के यानी कि कानून के फैसले का क्या कर रहा था, ठीक है, मिस यूज़ कर रहा था। तो अगला अनुच्छेद कौन बताएगा चोर को, चोर का वकील। और ये क्या कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए फैसले को क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो अब सजा 7 साल ही मिलेगा और चोर को कहा जाएगा कि अब नियम में क्या हो चुका है, बदलाव। ठीक है, तो ये दोनों अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है, अभिलेख न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का दिया गया फैसला किसी अन्य मामले में आप किस तौर पे पेश कर सकते हो, उदाहरण के तौर पे क्या कर सकते हो, पेश कर सकते हो। अगला आपको याद रखना है, अनुच्छेद 137 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को क्या कर सकता है, बदल सकता है। और यहाँ पर वो 7 साल ही सजा देगा और ये कहेगा कि अब आपके नियम में क्या हो चुका है, बदलाव। ये कौन कहता है, आपका अनुच्छेद 137, जिसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद अगला और एक आखिरी अनुच्छेद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। आज तक सबसे ज़्यादा प्रश्न यही इसी अनुच्छेद से पूछा गया है, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है, सलाह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह को कौन मानने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानने के लिए कौन बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। पेपर में ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह को मानने के लिए कौन बाध्य नहीं है, आपका राष्ट्रपति। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति को कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है, कोई कानून में संशोधन करना है या कुछ कानून में कोई सुधार करना है, अब ऐसे कंडीशन में फिर कैसे किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में तो आपका मामला फंस गया है। तब ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है, जब मामला आपका फंस गया है तब क्या होगा, तो याद रखना है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगता है, सलाह। लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे कि कोई कानूनी मामला का चीज़ समझ नहीं आ रहा है राष्ट्रपति को, तो वो किससे सलाह मांग लेगा, सुप्रीम कोर्ट से। बाकी वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माना तब भी ठीक है और नहीं माना तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो याद रखना है, अनुच्छेद 143 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है कौन, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये क्या कहता है आपका अनुच्छेद 143। सबसे पहले हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के लिए हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, 124 से लेकर 147। ठीक है, जितना अनुच्छेद मैं आज बताया हूँ सबसे ज़्यादा उसी अनुच्छेद से आपके पेपर में क्या पूछा है, प्रश्न। ठीक है, पर कभी कभी जब मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूँ तो पूरा अनुच्छेद पढ़ा देता हूँ, पर फिलहाल आप यदि देखोगे तो ये 5 अनुच्छेद जो मैं अभी पढ़ाया हूँ यहीं से आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। चाहो तो आप कोई भी व्यापम का एग्जाम उठा के देख लो। ठीक है, पर मैं इसलिए पढ़ा देता हूँ बच्चों को पूरा एक एक अनुच्छेद, ताकि कुछ भी प्रश्न पूछे तो ना छोटे करके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 124 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। और सुप्रीम कोर्ट एक ही ठो है हमारा, वो कहाँ पर स्थित है, आपके दिल्ली में। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, 33 जज, और एक क्या है आपका, CJI। CJI कहने का मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको याद रखना है CJI कौन है अभी वर्तमान में हमारे, BR गवई। कौन सा नंबर है, 52। ठीक है, मैं पता नहीं 52 अक्षर देखता हूँ और मेरे रावण को ही याद आता है, हालांकि रावण का मुंडी कितना था, 10। ठीक है, पर हमारे गांव में एक बार 52 फीट का क्या मारेंगे बोल दिए थे, रावण। ठीक है, वो ले देख 43 फीट तक गया था। हमारे गांव में भयंकर भीड़, घरों घर भयंकर सगा, क्योंकि 52 फीट मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा। ठीक है,
एक भी घर ऐसा नहीं था जिसके घर सगा नहीं आए रहे होंगे। अब उस साल पहली बार हमारे गांव में भयंकर भीड़, बाद में जो लोग सगाए थे उन लोग गाली भी बहुत दिए। ठीक है, कितने फीट का मारेंगे बोल दिए थे, 52। और जो रावण बनाने वाला था ना वो पी के सो गया था। अब पी के सो गया बेचारा, ठीक है, उसका भी तो धर्म है पी के सोना। ठीक है, रावण बस थोड़ी ना पी के सोएगा। तो वो ले देख कितना फीट तक बना था, 43। तो जब से मैं 52 देखता हूँ तो मेरे एक रावण ही याद आ जाता है। तो बी आर गवई का क्रम कौन सा है आपका, 52वां। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, अनुच्छेद 125 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का वेतन कितना रहेगा, 2,80,000। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों का वेतन कितना रहेगा, 2,50,000। अनुच्छेद 129 क्या कहता है, अभिलेख न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट का खुद का दिया गया फैसला किसी अन्य मामले में आप किस तौर पे पेश कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जब मैंने पहली बार पढ़ा था संविधान तो मुझे केवल बताया गया था अभिलेख न्यायालय। क्या बताया गया था, अभिलेख न्यायालय। मैं बहुत दिन तक समझ नहीं पाता था क्या है अभिलेख न्यायालय, क्या है करके। ठीक है, फिर अचानक एक दिन पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला किसी अन्य मामले में आप किस तौर पे पेश कर सकते हो, उदाहरण के तौर पे। ये एकदम आसान है ना, ये अभिलेख न्यायालय क्या है समझ नहीं आता है, पर ये समझ आ गया ना। ठीक है, पर पेपर में ये देता है ना, ये नहीं देता, ये मेरा भाषा है और ऊपर वाला किसका है, संविधान का भाषा। तो पेपर में ये देता है, पर ये आप समझ गए मतलब उसको भी समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद अभी पुलिस वाला पढ़ा रहा हूँ तो अभी चोर पुलिस वाला खेल चलेगा फिर। ठीक है, उसके बाद 137 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, एक ठोर अनुच्छेद पढ़ लो, अनुच्छेद 139। कौन सा अनुच्छेद, 139। यदि आप हाई कोर्ट में केस हार गए हो, कहाँ पर हार गए हो केस, हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से आप फिर कहाँ पर अपील करोगे, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि उच्च न्यायालय में यदि आप केस हार गए हो तो केस हारने के बाद आप कहाँ पर अपील करते हो, उच्चतम न्यायालय में। तो निचली न्यायालय से ऊपरी न्यायालय में केस करना, ये कौन से अनुच्छेद में है आपके, 139। तो पेपर में ये प्रश्न भी पूछता है तो याद रखना है। ये तो कॉमन सेंस वाला बात है, आप लोगों को पता भी है कि कोई व्यक्ति केस हार जाता है हाई कोर्ट में तो वो कहाँ पर अपील करता है, सुप्रीम कोर्ट में। और ये निचला न्यायालय है, निचला न्यायालय कौन सा है आपका, हाई कोर्ट। तो निचले न्यायालय से ऊपरी न्यायालय में अपील करने का अधिकार है कौन से अनुच्छेद में, 139। हाई कोर्ट में यदि केस हार गए तो आप कहाँ पर अपील करोगे, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट को क्या कहते हैं, निचला न्यायालय। ठीक है, तो निचले न्यायालय से ऊपरी न्यायालय, ऊपर कौन है आपका, सुप्रीम कोर्ट। तो निचली न्यायालय से ऊपरी न्यायालय में अपील करने का अधिकार। ठीक है, ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, ये कौन कहता है आपका, अनुच्छेद 139। उसके बाद आपको याद रखना है अनुच्छेद 143 क्या कहता है, राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट इस सलाह को मानने के लिए क्या नहीं है, नहीं मैं उल्टा बोला हूँ अभी। राष्ट्रपति किससे सलाह मांगता है, सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानने के लिए कौन बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति। देखते रहा करो, मैं कई बार रिपीट मारता हूँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मेरे फ्लो में नहीं बहना है, सुनते रहा करो। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। राष्ट्रपति किससे सलाह मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज से। और राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है क्या, नहीं। चलो यहाँ तक क्लियर है। ऑनलाइन आप लोग बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी बच्चे मुझे देख और सुन पा रहे हो, चलिए क्लियर है कि नहीं जल्दी बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लीटर चलिए बोलो ना जी कुछ, कैसे मेरा आवाज़ नहीं पहुंच रहा है कि आप लोगों को बोलने का मन नहीं कर रहा है, कभी कभी तो मैं समझ नहीं पाता हूं। अच्छा ठीक है, आप लोगों का भी रूल सही है। पुलिस वाले हैं सर, हम डंडे से बात करते हैं वाला रूल होगा इनका भी। ठीक है, क्योंकि पुलिस बनने के बाद डंडा किसके ऊपर बरसाएंगे इन लोग,
कैदियों के ऊपर। चलिए, क्लियर है बोल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कौन से अनुच्छेद की ओर। अब हम पढ़ेंगे कैग। क्या पढ़ेंगे? कैग। कैग का मतलब क्या हो गया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या हिंदी में क्या कहते हैं इसे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसके लिए हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? 148 से लेकर 151 तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? 148 से लेकर 151 तक हम पढ़ते हैं किसके बारे में? कैग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? कैग। अब सबसे पहले यदि हम बात करें इसका मुख्य काम क्या होता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो पैसे का खर्चा करती है, किसका खर्चा करती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो पैसे का खर्च करती है, उस पैसे का जांच करता है कौन? आपका कैग। नाम पे ही लिखा हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या हिंदी में क्या कहते हैं उसे? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका मेन काम क्या रहेगा? जो भी हिसाब किताब रहेगा, जो भी लेखा रहेगा, उन सब का क्या करना? काम संभालना। तो ये क्या बोलता है? आपका कैग। अब कैग से रिलेटेड हम 4 अनुच्छेद पढ़ते हैं। 4 अनुच्छेद कौन कौन सा है? अनुच्छेद 148। 148 क्या कहता है बताओ? क्या कहता है? कैग का गठन। 149 क्या कहता है? 149 जी, ठीक है, कैग की शक्तियां। अनुच्छेद 149 कैग की शक्तियों के बारे में बात करता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? अनुच्छेद 149 किसके बारे में बात करता है? कैग की शक्तियां। उसके बाद अनुच्छेद 150 क्या कहता है? कैग के कार्य। और 151 क्या कहता है? कैग क्या सौंपेगा? रिपोर्ट सौंपेगा। यहाँ से डायरेक्ट एकदम अनुच्छेद से प्रश्न नहीं पूछता, पर मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को तो अलग अलग अनुच्छेद बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से वो क्या करता है? कूट में प्रश्न देता है। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 148 क्या कहता है आपका? कैग। तो कैग का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया है आपका? अनुच्छेद 148 में, ठीक है। कैग का मतलब क्या हो जाता है आपका? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है ना जी, वो भी रहता है उसी के अंदर। हाँ, उसी के अंदर रहता है आपका। जैसे कि ना मौलिक अधिकार को छोड़ के जब अन्य किसी मामले में रीट जारी करना होता है ना, तो वो उसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर वो अनुच्छेद 132 होगा, ठीक है, वो सही है आप जो बोल रहे हो वो। ऑनलाइन इसको सुधार लेना, ठीक है। ये अनुच्छेद आपका क्या है? 132 है, इसको सुधार लेना, ठीक है। जहाँ पर आप निचले न्यायालय से ऊपरी न्यायालय में अपील कर रहे हो वो अनुच्छेद कौन सा है आपका? 132 है, ठीक है, इसको सुधार लेना ऑनलाइन। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या आपका? अनुच्छेद 149, जिसमें किसके बारे में बात किया गया है? कैग। और कैग के गठन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी खर्च करता है उसका जांच पूरा कौन करता है? आपका कैग। तो कैग के गठन की चर्चा किसमें किया गया है? अनुच्छेद 148 में। अगला है आपका अनुच्छेद 149 क्या कहता है? कैग की शक्तियां। तो कैग की शक्तियां क्या होती हैं? चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी का कभी भी कोई भी जांच कर सकता है, मंगा सकता है। तो कैग के पास सबसे ज़्यादा क्या होता है? आपका पावर होता है। अगला कैग की शक्तियां हो गई।
कैग की शक्तियों के बारे में अगला याद रखना है, कैग के कार्य। तो इसका कैग का कार्य क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना है ये भारत में लेखा विभाग का क्या होता है, प्रमुख। लेखा विभाग कहने का मतलब क्या है आपका, भारत में लेखा विभाग का क्या होता है, ये प्रमुख होता है, ठीक है। लेखा विभाग कहने का मतलब क्या है, जितना भी आपके भारत में पैसा खर्च होता है अलग अलग विभाग में, ठीक है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ऑडिट होने वाला है इस विभाग में करके। ऑडिट का मतलब क्या होता है आपका, जांच होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल में पैसा आया कि 5,000 रुपये आप बच्चों के किस में खर्च करोगे, एजुकेशन में। हो सकता है उसने आप लोगों ने उस 5,000 को मिसयूज़ किया होगा, तो बाद में क्या होता है आपका, जांच होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भारत में लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है आपका, कैग। इसके साथ ही साथ वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, ठीक है, याद रखना है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उसके लेखाओं का कौन जांच करता है आपका, कैग करता है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उसके लेखाओं की जांच कौन करता है आपका, कैग करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है आपका, 150। और उसके बाद एक आखिरी अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद कौन सा है आपका, 151, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है आपका, 151। और 151 क्या कहता है, कैग अपना रिपोर्ट सौंपेगा। तो ये जो कैग है ये अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। ये राष्ट्रपति किसको सौंपता है, लोक लेखा समिति को। अब प्रश्न आता है कि ये लोक लेखा समिति को क्यों सौंपता है, बताओ जी, ठीक है। तो याद रखना है, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है आपका, विपक्षी दल का नेता। अब जाहिर सी बात है, विपक्षी दल का नेता है तो वो केंद्र सरकार की जो भी हिसाब किताब है उसका अच्छा से जांच करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो पेपर में प्रश्न कहाँ तक पूछा है ये देख लेना, ठीक है। मैक्सिमम प्रश्न आपका यहीं तक आता है कि कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को, ठीक है। अगर पेपर का लेवल एकदम बढ़ाना हो गया तब वो कहाँ उतारेगा, नीचे। जैसे कि सीजीपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम में आपका ये पूछता है, यहाँ तक पूछता है, यहाँ तक, ठीक है। पर जनरली आपका जो सिंगल डे एग्जाम है, जैसे कि सामने आपका पुलिस का एग्जाम है या सीजीटेट या सीटेट का एग्जाम है, तो उसमें आपका जनरली यहीं तक खत्म कर देगा वो प्रश्न कि कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। पर मैं आपको ये कैग गिरीश चंद्र मुर्मू थे कुछ दिन पहले, एक बार और चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, मतलब ना एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम दिलाओगे ना उसके पहले चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। जैसे कि अभी गिरीश चंद्र मुर्मू याद आ रहे हैं मुझे, पर हमेशा वही रहेंगे जरूरी तो नहीं है, उनका भी पद बदलते रहता है। तो जब भी आप लोग एग्जाम दिलाओगे तो उसके पहले एक बार चेक कर लेना, ठीक है। वर्तमान में भी गिरीश चंद्र मुर्मू है आपके कैग, पर एग्ज़ाम जैसे कि आप लोग 6 महीने बाद दिए एग्ज़ाम, तो केवल उसी को बस देख लेना एक बार, ठीक है, कि वर्तमान में कैग कौन है, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। तो याद रखना है, कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। ये राष्ट्रपति अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति को इसलिए सौंपता है क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल का नेता। इसीलिए तो पता चलता है, अपोजिट पार्टी वाले ही तो हमें बताते हैं कि कहाँ पर कितना घोटाला हुआ है, वरना हमें कैसे पता चलता। अब आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ रहे हो ना, तब आपको सिस्टम समझ आते जाएगा। जैसे कि अपोजिट पार्टी क्यों चिल्लाता है कि बीजेपी सरकार ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यहाँ पर ऐसा कर दिया, वो कर दिया। या जब कांग्रेस का सरकार था तो बीजेपी वाले बोलते थे, क्यों? क्योंकि यहीं से पता चलता है विपक्षी दल को कि कितने का क्या हुआ है आपका हेर फेर, ठीक है। संविधान पढ़ना बहुत सारे मामलों में आपके लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो कम से कम इतना देखना था आपको। यहाँ तक क्लियर है क्या ऑनलाइन? बताइए कमेंट करके, ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ से हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा। एक टॉपिक पढ़ा राष्ट्रपति। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का क्या पढ़ लेना आप लोग, क्रम, क्योंकि आजकल व्यापम कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है आपका, क्रम से। क्रम के बाद जो अनुच्छेद मैंने बताया है और जो कंटेंट में आपका नोट्स डला हुआ है उसको पढ़ लेना। इसके बाद राष्ट्रपति की कहाँ से प्रश्न बनता है आपके, शक्तियाँ। शक्तियाँ के बाद और कहाँ से प्रश्न बनाता है बनाने वाला, महाभियोग। महाभियोग के अलावा और कहाँ से बनाता है आपका बनाने वाला, निर्वाचन। तो ये टॉपिक तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। आपके पेपर में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेगा, आजकल व्यापम कहाँ से बना रहा है, क्रम, ठीक है। सारा नोट्स आपका डला हुआ है। अगर क्रम से प्रश्न नहीं बनाया तो वो कहाँ से प्रश्न बनाएगा, निर्वाचन।
निर्वाचन से प्रश्न नहीं बनाया तो वो प्रश्न कहाँ से बनाएगा? महाभियोग। महाभियोग से प्रश्न नहीं बनाया तो वो प्रश्न कहाँ से बनाएगा? शक्तियाँ। और शक्तियों से भी उसका मन नहीं भरा तो फिर वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के किसी अनुच्छेद में। चूंकि ये अनुच्छेद में आपका ये दोनों काउंट हो जाता है ना। अनुच्छेद 61 आपका क्या कहता है? महाभियोग। और आपका निर्वाचन क्या कहता है? 54। मैं कोई भी एग्जामिनर जो पेपर सेट करेगा उसको चैलेंज कर सकता हूँ, वो इससे बाहर नहीं देगा प्रश्न। ठीक है, आप लोग पिछले कई साल का पेपर उठा के देख लेना। या तो वो कहाँ से प्रश्न देगा? क्रम से। क्रम से नहीं दिया तो शक्तियाँ, शक्तियों से नहीं दिया तो महाभियोग, महाभियोग से नहीं दिया तो निर्वाचन। यहाँ से इर्द गिर्द भले उसी से संबंधित आपका नाप शनाप क्वेश्चन बना देगा। जैसे कि शक्तियों में भी हमने बहुत सारा पढ़ा है, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति, आपातकालीन शक्ति। तो ये सब से प्रश्न आपका क्या बनाएगा? कार्यकारी शक्ति पढ़ा है हमने। तो बहुत सारा टॉपिक है अपने आप में शक्तियाँ। ठीक है, तो जनरली इन सभी टॉपिक से आपका क्या बनाता है? प्रश्न। दूसरा टॉपिक हमने इस भाग से पढ़ा उपराष्ट्रपति। यहाँ से तो कोई भी एक तो छोटा सा डॉट भी अगर लग जाए ना तो उसको भी छोड़ के नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि लगातार आपका उपराष्ट्रपति का क्या हो रहा है? चुनाव। अब व्यापम यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनाएगा अभी बता रहा हूँ। पहला वो पूछेगा क्रम से। पहला किससे पूछेगा? क्रम। दूसरा वो प्रश्न पूछेगा चुनाव से, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का क्या हो रहा है? चुनाव। तीसरा अभी उपराष्ट्रपति ने क्या दिया है? त्यागपत्र। और त्यागपत्र मतलब वो कौन सी प्रक्रिया से हटेगा? महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटेगा। तो ये 3 टॉपिक से प्रश्न बनाएगा उपराष्ट्रपति से। ठीक है, अगर यहाँ से भी नहीं बनाया वो तो लास्ट में फिर वो सभापति वाला बनाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति कहाँ का प्रमुख होता है? राज्यसभा का। यहाँ से प्रश्न बनाएगा। इसके अलावा वो प्रश्न फिर नहीं बनाएगा। क्या हो गया? नहीं, वो चलेगा, दिक्कत नहीं है। वो स्क्रॉल करके ऊपर किया हूँ उसको। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, वरना पेपर में आप लोग देख लेना जब आएगा तो। ठीक है, या तो वो क्रम पूछेगा, क्रम नहीं पूछेगा तो कौन से टॉपिक से? चुनाव। चुनाव नहीं तो महाभियोग, और महाभियोग नहीं तो वो सभापति। यहाँ से प्रश्न पूछेगा। इसके बाद हमने टॉपिक क्या पढ़ा आपका? संसद पढ़ा। संसद में अभी तक आप व्यापम और पीएससी ने प्रश्न नहीं पूछा है, पर वो ना लोकसभा या राज्यसभा के सीटों से प्रश्न पूछेगा। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछेगा? लोकसभा या राज्यसभा का सीट कितना कितना है। कल मैंने क्लास में बताया था ना, इतना इतना सीट यहाँ पर है करके, वहाँ से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, संसद के मामले में। इसके बाद फिर हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा था आपका? या तो अनुच्छेद 108 से प्रश्न पूछेगा, 109 से पूछेगा, 110 से पूछेगा, या 111 से पूछेगा। इसके अलावा उसका मन किया तो 123 से पूछेगा। इसके अलावा उसका मन किया तो 124, 125, 129, 132, 137, 143, 148 यहाँ से प्रश्न पूछेगा। तो सारा टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है। बस आप लोग अब किसको अच्छे से रिवीजन करिए? नोट्स को। ठीक है, ऑनलाइन आपका मुझे जहाँ तक लग रहा है पुलिस में जो 3 टॉपिक से प्रश्न बनाएगा वो एक तो भाग 5 से प्रश्न बनाएगा, एक भाग 6 से प्रश्न बनाएगा, और एक मौलिक अधिकार से। और मौलिक अधिकार से भी व्यापम का फेवरेट वाला कि समानता का अधिकार के लिए कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़े हो, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़े हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़े हो, ये व्यापम का फेवरेट है। ठीक है, संविधान खत्म होगा उसके बाद मैं पंचायती राज भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। हालांकि पंचायती राज मैंने एक बार पढ़ा दिया है पुलिस वालों को, ठीक है, पर एक बार और पढ़ा दूंगा आप लोगों को, और कहाँ कहाँ से पंचायती राज में प्रश्न बनेगा वो भी बता दूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट जगह बता दूंगा आप लोगों को प्रश्न कहाँ कहाँ से बनना पड़ेगा, उससे आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। ठीक है, लोग कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? ताकि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये पता चले, हमारा इतना टाइम क्यों वेस्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने पर्टिकुलर कहीं से कोचिंग नहीं किया है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा। और ऊपर से मैं टेक्निकल वाला था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, भले यहाँ पर गुरुजी बन गए, अब कैसे करोगे, है ना। वो पहले से विधान लिखा रहता है कि अब कब क्या बनोगे। मेरे घर वाले लोग मेरे क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। और मैं क्या बन गया हूँ अभी? गुरुजी, कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो कैसे करोगे? सबका अपना अपना लिखा हुआ है, जिसको जहाँ पेट रोजी चलना है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल जो इतने दिन का मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आपसे साझा किया है, और बिल्कुल इसका एग्ज़ाम में आपको क्या मिलेगा? फ़ायदा। ठीक है, चलिए जाते जाते एक बार फिर से हमेशा की तरह, ठीक है, हमारा तो काम है बोलना, बाकी आप लोगों का मन जी। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ दिलाना चाहिए। मुझे पर्सनली ये लगता है कि जितना ज़्यादा आप MCQ का प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप टेस्ट दिलाएंगे, उतना फ़ायदा मिलेगा आपको। तो बिल्कुल आप
साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ई बुक है जिसमें 2000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बिल्कुल आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ई बुक मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, और अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन से आप हमारी इस क्लास को क्या कर सकते हैं, परचेस, ठीक है। चलिए, और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।